हमारा सेक्शन है 25A, एरियर और अनरियलाइज रेंट। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एरियर ऑफ रेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एरियर ऑफ रेंट क्या होता है। एरियर ऑफ रेंट, सपोज करो आपने एक मकान रेंट पे लिया जिसका रेंट 1,000 रुपये है, और ये जो रेंट पे लिया ना, कोई बाहर है क्या? और ये जो रेंट पे लिया, ये रेंट पे लिया मैंने 2001 में। कब लिया मैंने? 2001 में मकान किराए पे ले लिया। और आज की डेट बात करें, आज हो चुका है 2025। आज की डेट बात करें, आज जो डेट है दैट इज 2025, 2025 पे आ चुके। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां से इस डेट से लेके इस डेट तक के सफर में, टाइम में बहुत बड़ा गैप है। और जनरली रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे मकान मालिक जो है डरते हैं और एग्रीमेंट पे हमेशा घर देते हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, 12 का भी नहीं बनाते, 11 का ही बनाएंगे। वो सोचते हैं कि ज्यादा देर अगर किराएदार रह जाएगा तो उसके दो नुकसान हैं। नंबर 1, मे भी प्रोबेबिलिटी है कि उसका घर उसके हाथ से निकल जाए, मकान मालिक से, किराएदार उस पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। दूसरा, जो मार्केट वैल्यू रेंट का है वो रेंट नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो क्या करेगा भाई, धीरे धीरे बढ़ाएगा। साल में कितना बढ़ा देगा? साल में मान लो 500 रुपये या 100 रुपये बढ़ा देगा, वो 200 बढ़ा देगा कभी। पहले तो स्टार्टिंग में 500 तो नहीं, 100 रुपये बढ़ाएगा, फिर 200, 300। मान लेते हैं इस डेट तक, इस 2025 तक आते आते इस मकान का रेंट उसने कर दिया 6,000। उस मकान का रेंट कर दिया 6,000, जबकि रियलिटी में इस मकान का मार्केट रेंट आज की डेट पे था 15,000। रियलिटी में इस मकान का रेंट कितना था? 15,000। लेकिन जब कोई पुराना होता है तो जब हम उसका रेंट इंक्रीमेंट करते हैं तो वैसे नहीं करते मार्केट रेट के हिसाब से, धीरे धीरे करते हैं। नाउ अब जो मकान मालिक है, वो मकान मालिक अगर उसे, क्योंकि उसे बहुत कई बार मकान मालिक का यानी जो ऑनर है और जो किराएदार है, टेनेंट है, इन दोनों के बीच में कुछ अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, जान पहचान हो जाती है, एज अ फैमिली हो जाती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक कभी ना कभी मकान मालिक क्या कहेगा कि भाई अब ना आप इस मकान को खाली कर दो। ऐसा तो नहीं है कि अच्छे रिलेशन होने का मतलब ये मकान आपको ही दे दिया जाए, तो कभी ना कभी बोला जाएगा आप इस मकान को खाली कर दो। अब ये थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं बोल पाएगा, इसको खाली करने को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, थोड़ा सा ये बोलेगा, कुछ बहाने लगाएगा। अब बहाने क्या लगा सकता है कि अब मैं घर को रिपेयर करवाऊंगा, फिर आ जाना बाद में, तुड़वा के बनवाऊंगा। या मान लो ये बोलता है मेरे बेटे की शादी है तो अब मुझे शादी का करना है, तो कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज लगाएगा जिसकी वजह से इसको मजबूरन जाना पड़े। और मान लो जो यहाँ पे किराएदार रह रहा है उसकी भी अपनी मजबूरी है, बोले सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट इसी घर के बने हुए हैं। मान लेते हैं इसने सरकारी नौकरी की तैयारी की थी, उसका ऑफर लेटर आने ही वाला है इस घर पे। या कोई ऐसा है कि कोई जो है इंस्पेक्शन इस घर पे होने वाला है, सारे डॉक्यूमेंट है, तो इसकी मजबूरी है कि ये अभी नहीं छोड़ सकता घर किसी कीमत पे भी, और ये चाहता है कि घर छोड़ दे, क्योंकि ये जैसे निकलेगा मैं दूसरे किराएदार को ये 15,000 रुपये पे किराए पे दे दूंगा। और जब भी हम किसी को निकालते हैं ना, तो मकान मालिक बड़ा तेज होते हैं। जब भी हम किसी को किराए पे निकालेंगे ना, तो उसके साइमल्टेनियसली हम दूसरा किराएदार ढूंढने भी लग जाते हैं साथ के साथ, कि भाई मेरा मकान इतनी तारीख को खाली होगा। वो चाहते हैं कि हमारा मकान एक दिन भी खाली ना रहे। तो मान लिया जाए इसको ये बात पता लग गई, इसको ये बात पता लग गई कि भाई ये मकान मालिक सिर्फ मुझे निकालना चाहता है क्योंकि मैं कम किराया दे रहा हूं, और अगर मैं इसको वही किराया दे दूं तो फिर ये मुझे नहीं निकालेगा। अब ये भी देखता है यार मैं 6,000 से लेके 15,000 तो कर नहीं पाऊंगा, बड़ा ह्यूज डिफरेंस है इसके बिटवीन। तो अब
किराएदार और मकान मालिक के बीच में कुछ बातचीत होती है और उस बातचीत पे एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। बोला जाता है, मकान मालिक बोलता है चलो ठीक है तुम्हारी अर्जेंसी हम मान लेते हैं, लेकिन यार तुम ये भी समझो कि हमारा ना किराया बढ़ चुका है, तो आप 6,000 कम दे रहे हो। अभी अगर मैं करंटली दूं तो समझो 15,000 रुपये आता, तो कहीं ना कहीं अब रेंट बढ़ाना पड़ेगा आपको। किराएदार ने बोला ठीक है सर, मैं 15,000 तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं फिर भी बढ़ा दूंगा। किराएदार एग्री हो जाता है कि मैं आपको 12,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं, चलो मैं डबल कर देता हूं। अब मकान मालिक यहां तक नहीं रुकता, बोलता नहीं भाई आप खाली कर दो, कोई बात नहीं, इस तरीके से। अब किराएदार के साथ एक तरीके से हैरेसमेंट किया जाएगा, उसको जानबूझ के बड़ी सारी चीजें बोली जाएंगी, क्योंकि मकान मालिक खुश नहीं है इस किराए से, क्योंकि जहां उसको 15 मिल सकता है वो 12 में खुश नहीं है। अब मकान मालिक एक फाइनल प्रपोजल देगा कि देखो आप ठीक है 12,000 दो, लेकिन अभी तक आप 6,000 तो दे रहे थे, आप 12,000 मुझे 2020 से दो। 12,000 कब से दो मुझे, मतलब बैक डेट से मैं सारा रेंट बढ़ा हुआ लूंगा तुमसे, समझ रहे हो? यानी जो रेंट आपका था वो 6,000 तो दे ही दिए, तो मैं मान लेता हूं कि 2020 से 25 5 साल में आपके एक साल की अगर मैं बात करूं तो 6,000 इंटू 12 और इंटू में 5, 3,60,000 रुपए मुझे अभी दे दो पुराने वाले का, बैक डेट से मैं तुम्हारा रेंट बढ़ाऊंगा, और 12,000 कंटिन्यू आगे फर्दर चलता रहेगा। यानी इस मकान मालिक को पुराने, जिसका कोई डील भी नहीं था, उस रेंट को ये बैक डेट से इंक्रीज करके वसूलना चाह रहा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि इसको जो 3,20,000 यानी जो पहले के बढ़े हुए रेंट लेगा, कितना मांग रहा है, 6,000 तो मिल ही रहे थे, तो 6,000 ही पेंडिंग रह गए ना इसके, तो 6,000 इंटू में 12 एक साल, और बोल रहा है 5 साल का, यानी 3,60,000 जो इसे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट अनरियलाइज रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, अनरियलाइज, सॉरी मैंने अनरियलाइज गलत बोल दिया, एरियर ऑफ रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, एरियर ऑफ रेंट। तो एरियर ऑफ रेंट क्या होता है, जब हम बैक डेट से अपने रेंट को इंक्रीज कर देते हैं और वो रेंट जब हमें मिलता है तो सरकार बोलेगी तुम तो हर साल 2020 से 25 से तक तो तुम 6,000 के हिसाब से तुम टैक्स भर रहे थे, लेकिन तुमने अब क्या करा किराएदार के साथ, तुमने तो 12 लिया, तो जो 6,000 तुमने एक्स्ट्रा वसूले हैं वो भी तुम्हारे इनकम में जोड़ा जाएगा। जिस साल तुम रिसीव कर रहे हो उस साल तुम्हारे इनकम में ये क्या होगा, एड ऑन कर दिया जाएगा। किसका कहना होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर का। तो जो ये एरियर ऑफ रेंट है, इस रेंट को आपके हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में जोड़ा जाएगा, लेकिन कब जोड़ा जाएगा, आफ्टर 30% डिडक्शन, आफ्टर 30% डिडक्शन, 30% डिडक्शन के बाद एड ऑन किया जाएगा। समझ रहे हो बात? तो अब हुआ ये कि मतलब कैसे करना है, यानी सिंपल, अगर एरियर ऑफ रेंट होता है तो इसको ऐड कर दोगे, और मैं सीधा बोलूं तो 70% ऐड कर दोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कितने परसेंट ऐड कर दोगे, यानी 30% कट के जो बचा तो 70 ही बचेगा। कैसे ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, एक बार फॉर्मेट देखिए, कैसे ऐड करना है और कब ऐड करना है, क्योंकि ये नॉर्मली आपकी इनकम होनी चाहिए थी पहले ही, लेकिन आपकी इनकम अब रिसीव करी है, तो जिस साल रिसीव करेगा ये एरियर उस साल ये ऐड ऑन हो जाए। जैसे हमने निकाला सपोज जीएबी है ना, सब कुछ निकाल लिया, जीएबी आ गया, जीएबी के बाद माइनस क्या कर देते हैं हम, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स जैसे ही माइनस होगा हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया हमारा एनएवी। क्या बन गया हमारा, एनएवी। एनएवी में से माइनस क्या करते हैं हम, 24A, और फिर माइनस क्या कर देंगे हम, 24B। ये दोनों जब माइनस कर दोगे आप, उसके बाद आपका आएगा फाइनली एच, जो इनकम निकालते हो, जो भी बैलेंस आया। अब इसमें लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में आप प्लस कर दोगे, क्या प्लस कर दोगे सर, प्लस कर दोगे 70% ऑफ एरियर, एरियर ऑफ रेंट 70% जोड़ दोगे, और ये IHP माना जाएगा।
समझे बात? ये IHP माना जाएगा, लास्ट वाला। सिंपल सा फंडा है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा अनरियलाइज रेंट में भी है। पहले तो आप देखिए एरियर ऑफ रेंट का मतलब पता चला। क्वेश्चन जब भी आएगा आपको पता चले कि एरियर ऑफ रेंट है तो जितना पैसा इसको इकट्ठा लमसम मिला वो ऐड करिएगा और लास्ट में जाके सब कुछ निकालने के बाद ऐड कर देंगे 70% एरियर और 70% किसका, जितना एरियर वाला पार्ट मिला है ऐड हो जाएगा। पहले क्या था 30% माइनस कर लो या 70% डायरेक्टली ऐड कर दो। 70 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मकान मालिक है वो बोलेगा ना कि सर अगर मान लो मैं पहले से 12 लेता तो 30% तो आप मुझे माइनस करने देते ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का। आप सारी चीजें छोड़ दो, स्टैंडर्ड रेंट ये वो, 30% तो माइनस के लिए मैं एलिजिबल था तो मुझे प्लीज 30% माइनस करने दीजिए, तो यहाँ पे मिल जाता है 30%। किसके? खर्चे के। खर्चे के क्यों? अगर वो एक्चुअल उस डे पे होता तो 30% माइनस करता, अब उस डे पे इसको नहीं था, आज सारा रेंट मिला है तो आज भी वो खर्चे के 30% माइनस करके फिर चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। ये इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसको, ये मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ये इसलिए कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब देखते हैं सर आगे अनरियलाइज रेंट क्या होता है। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। अनरियलाइज अनरियलाइज रेंट, इसका मतलब होता है वो रेंट जो आपको मिला नहीं, वो रेंट जो आपको नहीं मिला। मतलब सर नहीं मिला मतलब ऐसे समझो, मान लिया जाए कि आप मकान मालिक हो और आपने अपना घर किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, ठीक है ना, और इसका रेंट सपोज करो 10,000 रुपये महीने का है, 10,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है, ठीक है ना। अब जो 10,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है किराए पे लगा दिया। अब कई बार किराएदार की क्या होती है, मजबूरी होती है। जो रेंटेड पर्सन है, टेनेंट है, इसकी प्रॉब्लम है तो ऑनर कई बार इसकी प्रॉब्लम को समझता है। जैसे लॉकडाउन के समय में आपको पता होगा बड़े सारे मकान मालिक ने किराएदार की मदद की और बहुत सभी ने मदद भी नहीं की, ठीक है। तो अब ये बोल रहे कि सर मैं पैसे दे नहीं पाऊंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा, कुछ दिनों बाद दूंगा। फाइनली क्या हुआ, ये इसका घर छोड़कर चला गया। इसने इसको पैसे तो दिए और पैसे इसको जो दिए वो सिर्फ 10 महीने का किराया तो दे चुका था और 2 महीने का किराया ये लेके भाग गया। कह सकते हो कि 2 महीने का किराया बिना दिए चला गया। अब बिना दिए चला गया तो मालिक का अगर बात करें तो एक्चुअल देखा जाए तो इसकी तो इनकम 1,00,000 रुपए ही है। कैसे 1,00,000 रुपए भाई, 10,000 इंटू में 10 यानी कितने, 1,00,000, क्योंकि इसे 2 महीने का मिला ही नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है हम कैसे मान लें कि तुम्हें 2 महीने का किराया नहीं, कोई तो कुछ प्रूफ चाहिए हमें। नहीं तो अगर हम आपकी बात को आज बड़े आसानी से मान लेंगे तो कल के दिन हर मकान मालिक आएगा और बोलेगा मेरा 6 महीने का लेके भाग गया, 3 महीने का लेके भाग गया। तो इस तरीके से तो हमें इवेल्युएट करना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कैसे माने कि आपके 2 महीने के किराए नहीं मिले। तो अब इसको प्रूफ करना होगा ऑनर को। कैसे? तो ऑनर को बोला गया कि एक काम करिए, हमारे एक रूल नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है। अगर आपके ये किराएदार लेके भागा तो इसके अगेंस्ट आपने कोई कंप्लेन किया क्या? कोई भी कंप्लेन किया? कंप्लेन का मतलब FIR, पुलिस थाने में आपने ये बोला कि हमारा किराएदार पैसे लेके भाग गया। अगर बोला है तो उसकी FIR की कॉपी दीजिए, हम लगाएंगे और फिर हम मान लेंगे आपका 10 महीने का ही किराया है। नंबर 2, जो ये किराएदार है, ये जो किराएदार है, ऐसे नहीं कि मान लेते हैं इसने 2 घर किराए पे ले रखे हैं, बोलता है कि एक घर के पैसे नहीं दे रहा, एक घर के तो दे रहा है। मतलब ये किराएदार आपके किसी भी प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए।
मतलब गया तो मान लो आपके हाथ से बाहर चला गया, यानी अदर हाउस कोई भी हो उसके ऊपर ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आपने सारे पॉसिबल जितने भी हो सकते थे आपने कर लिए, चाहे आपने उसको फोन कॉल करना हो, चाहे उसको धमकाना भी हो, आपको रेंट रिकवर करने का आपने पूरा कोशिश कर लिया, तब आपको नहीं मिला। पॉइंट नंबर 3, आपने रिकवर करने का पूरा कर लिया। पॉइंट नंबर 4, जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि आपके इनकम टैक्स को इवेल्युएट करता है कि आप सच बोल रहे हो या गलत। असेसिंग ऑफिसर अगर आपकी बातों से सहमत हो जाता है, तब जाके आपको माना जाएगा कि आपका रेंट कितने महीने का कंसीडर किया जाए, 10 महीने। अगर इन चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट मिस हो गया तो हम कंसीडर करेंगे कि आपका कितना होगा, 12 महीने का। आपका कितना हो जाएगा ये, 12 महीने का। समझ में आई? तो वो रेंट जो कि किराएदार हमें नहीं देता, लेके चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम अनरियलाइज रेंट। अब यहां पे दो बातें आती हैं। अनरियलाइज रेंट, मान लो किराएदार की जेन्युइन मजबूरी थी, चला गया। अब कई बार ऐसा होता है कि ये अनरियलाइज रेंट हमें रिकवर हो जाता है। अब रिकवर का मतलब समझो, मान लो 2 साल बाद भूले भटके आए, बोला भाई सर उस टाइम मेरी इतनी हालत खराब थी तो मैं आपसे बोला नहीं और मैं चला गया चुपचाप, आज मेरी हालत एकदम ठीक है, आपके 2 महीने के किराए थे, ये लीजिए। तो एक अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पैसे अभी डूब गए, और इसके बाद अगर देखा जाए तो एरियर रिकवरी का मतलब क्या होता है कि जो डूब गए थे वो वापस मिल गए। तो यहाँ पे दो बातें होंगी, डूब जाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट करोगे आप, अनरियलाइज रेंट में जब डूब जाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, दो चीजें होंगी। अगर डूब गया तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, अच्छा चलो मान लिया गया डूब गया तो ट्रीटमेंट सीख लिया, अब रिकवर कर लिए तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अनरियलाइज रेंट का मतलब पता चला। अनरियलाइज रेंट आपको तभी माना जाएगा कि आपको बेनिफिट दिया जाएगा जब कौन सा रूल फॉलो कर लो आप, रूल नंबर 4। आपकी किताब में भी क्लियर मेंशन है ये चारों के चारों रूल जो कि मैंने बता दिया। सर अब क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, कई बार क्वेश्चन नहीं बोलता तो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि आपके रूल नंबर 4 सेटिस्फाइड है, उसने क्या कर रखा है, सारे फॉलो कर रखे हैं। एक हमारा होगा, दो बातें हो सकती है। सर दो बातें कौन सी? एक तरीके से मान के चलो इसका लास्ट प्रोविजन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो जब हमारा अनरियलाइज होगा, रेंट रियलाइज्ड हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, ठीक है ना। एक तो वो समस्या होगी जिस साल आपको पैसा नहीं मिला, और एक वो समस्या होगी जो मैं नहीं मिला था, कभी ना कभी फ्यूचर में मिल गया। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, सबसे पहले हम लेंगे एमवी, मान लेते हैं एमवी से स्टार्ट करते हैं। एमवी के बाद क्या लेंगे हम, एफआर, एफआर के बाद क्या लेंगे हम, एसआर, वट एवर जितना अमाउंट आता है। उसके बाद क्या निकलेगा हमारा, ईआर, ईआर के बाद क्या आएगा हमारा, एक्चुअल रेंट, यानी ARRR जिसे हम कह देते हैं। यहां पे आपको पूरे 12 महीने का लेना है। यहाँ पे जब आप लोगे तो कितने महीने का कंसीडर करना है, 12 मंथ का ही कंसीडर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप करना है आपको ARRR जो है वो 10 मंथ का ही लोगे आप, 10 मंथ का, बड़े वेरी सिंपल कर देते हैं प्रोसेस को, ठीक है। इसके हालांकि दो प्रोसेस होते हैं, एक बार हम 12 महीने के लेके फिर हम ना जीएबी से माइनस करते हैं, जो कहते हैं जीएबी से। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आपकी किताब में देखोगे अगर आप, मिल जाएगा आपको इन्होंने क्या करा होगा, अगर दे रखा हो कहीं बुक वालों में, मैंने बताया या तो हम यहाँ पे कितने महीने का ले लेंगे, या जैसे आपको बुक के अंदर दे रखा है अगर वहां से आप पढ़ेंगे, वहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है पूरे 12 मंथ का ले रहे हैं। ये कितने महीने का ले लिया इन्होंने, 12 मंथ का। तो अब इसके बाद जो आपका आंसर आएगा निकल के, बात वही आ जानी होती है, लेकिन कई बार वेरी कर जाता है, जो कि दोनों ही ठीक है, वेरी करने वाला भी। तो इससे क्या बोलोगे आप, GAB। अब इसके बाद माइनस करोगे अनरियलाइज
रेंट, URR कर देता हूँ, अनरियलाइज। अब 3 महीने का, जैसे 2 महीने का है तो आपका जितने महीने का है, जितने मंथ का आपको परमिशन दिया गया है, वो क्या कर दोगे यहाँ से माइनस कर, यहाँ से क्या कर दोगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया सर कि यहाँ पे माइनस कर देंगे? सर यहाँ पे आपको एसेसिंग, क्योंकि रूल 4 थे फॉलो, अगर एसेसिंग ऑफिसर बोले चल भाई ठीक है तेरी बात मान गए, लेकिन हम 1 ही महीने का तुम्हारा अनरियलाइज रेंट मानेंगे। कितने महीने का मानेंगे? 1 ही महीने का मानेंगे, और उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो फिर उस केस में हम 1 महीने का ही माइनस करेंगे और ये पूरा का पूरा रह जाएगा। अब ये जो हमारा निकल के आएगा, इसको क्या कह दें हम, और यहीं पे हम माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स भी। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन कई बार इसमें से हायर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तब इसलिए कर देते हैं। तो ये आ जाएगा NAV। NAV के बाद आपकी सारी कहानी एग्जैक्टली सेम है। अब मैंने बोला 24A, 24A यहाँ पे जो लगेगा ना, ये 23(1) ही लगेगा सेक्शन। ये डिफरेंट सिचुएशन का ही पार्ट में कंसिडर करते हैं। इस वाले में जब रिकवर करोगे ना, तो यहाँ पे 25A लगेगा। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, कॉन्सेप्ट क्या है? रिकवरी ऑफ, वहां पे लग जाता है हमारा कौन सा? 25A। तो जब आपका रिकवरी होगा अनरियलाइज रेंट का, तो ऐसे सिचुएशन में आप सेम इसी तरीके से ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है ना, कि आपको पूरा कैलकुलेट करोगे, लास्ट में रिकवरी हो गया तो आपको 70% ऐड करके फिर गवर्नमेंट को आपको टैक्स दे देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 2 महीने पे टैक्स नहीं दिया, और जिस साल रिकवर होगा तो 2 महीने का मिल जाएगा, तो आप पूरे पे तो टैक्स नहीं दोगे, उसमें 70% ऐड ऑन करिएगा और फिर दे दीजिए। समझ में आई बात आपको? यहां तक बताइए, कोई डाउट है तो? यहां तक कोई डाउट है क्या? बताइए, यहां तक क्लियर है? अब कंसर्न इसके अंदर 1-2 क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और उसी क्वेश्चन में थोड़े से वेरिएशन करके फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, 5.7 पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक का ही, आपके सामने। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मेरा मानना है कि इस बार एग्जाम में आपके ये वाले पॉइंट आ सकते हैं, अनरियलाइज रेंट। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? आर फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन हिम दिल्ली। इसका म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया, फेयर रेंट दे दिया, एक्चुअल रेंट 21,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। द टेनेंट वेकेंट द प्रॉपर्टी 31/10/2022, देयर आफ्टर प्रॉपर्टी लेट आउट 25,000। यानी 21,000, 31/10 तक 21,000 का किराया रहा, और उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद ये 25,000 किराए पे चढ़ गया ये। ठीक है। आर कुड नॉट रियलाइज रेंट द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, 2 महीने का इसे रेंट मिल ही नहीं पाया, तो किससे नहीं लिया होगा? पुराने वाले किराएदार से। यहाँ 2 किराएदार है, एक पुराना एक न्यू है। ड्यू टू डेथ ऑफ द अर्लियर टेनेंट, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो भाई सही बात है, उसको रिकवर भी कैसे करे वो। ठीक है। कहता है कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2024-25, आपको एनुअल वैल्यू निकालना है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ अनरियलाइज रेंट 1 मंथ इंस्टेड ऑफ 2 मंथ? अगर अनरियलाइज रेंट हमारा 1 महीने का होता 2 महीने के बजाय, तो आपके आंसर क्या होता? ये तो 2 ही बातें पूछी है। तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे ऐड कर, तीसरा पार्ट मैं भी इसके अंदर ऐड करूंगा। ठीक है ना, आगे पार्ट ले जाऊंगा तो ऐड कर। अब यहाँ पे सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, कोई चेंज नहीं है भैया, यहाँ भी 2 लाख और यहाँ भी। उसके बाद फेयर रेंट, यहाँ 2.4 लाख और यहाँ पे भी 2.4। इसके बाद एक्चुअल रेंट, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो हमारा यही बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 40, है ना।
और 240। अब हम यहाँ पे लेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट की कहानी में होगा 21,000 रुपये। अक्टूबर तक अगर आप काउंट करते हो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने हो गए हमारे? सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? इंटू ये 7 होगा, और प्लस 25,000 जो होगा वो कितने महीने होंगे? 5 महीने, तभी तो 12 महीने बनेंगे। तो टोटल कितना रेंट होगा? एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट वही बनेगा हमारा जाके GAV। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके बताइए टोटल क्या बन रहा है। कितने बन गए? ये 4,43,43, 4,43,000, ठीक है। अब GAV दोनों में से हायर होगा, 4,00,000 सही से लगा? मुझे ज्यादा लग रहा है ये अमाउंट, ये तो ज्यादा लग रहा है। 21 इंटू 7, हाँ बच्चे वहां भी 4,47 ही बता रहे हैं, 447 ही है, 447। अब यहाँ पे आ जाएगा 447 GAV 4। हाँ, कैसे गणित निकाल रहे हैं जो वहां पे भी 4,47 बता रहे हैं बच्चे? कैलकुलेटर यूज करना है भाई। देखो बच्चों, जिन्होंने फोन से किया होगा उनका गलत आया होगा। देखो तीसरी बार लिख रहे हैं 272, 272, और यहाँ भी 272, 272। अब इसमें से माइनस कर दो अनरियलाइज रेंट। अब अनरियलाइज रेंट कब माइनस करोगे? जब रूल नंबर चारों फॉलो सेटिस्फाई होंगे। क्वेश्चन में तो कह नहीं रहा, तो आप अजम्पशन लोगे कि रूल नंबर 4 सेटिस्फाई कर दिया है। जब क्वेश्चन बोलेगा नहीं किया है तभी मानना नहीं किया है, अदरवाइज ऑलवेज एक अजम्पशन लेना है कि कर दिया है। तो कर दिया है तो मेरे भाई इस पुराने किराएदार ने हमें 2 महीने का नहीं दिया, तो दैट इज क्या होगा हमारा? 21,000 इंटू में 2, यानी 42,000 ये माइनस हो। लेकिन कहता है व्हाट विल बी योर आंसर इफ अनरियलाइज रेंट इज 1 मंथ इंस्टेड ऑफ 2 मंथ। मतलब जो 2 महीने मान रहे हो 2 मत मानो, 1 मानो। तो ले भाई फिर 1 महीने का माइनस करूंगा मैं। सिंपल सी बात है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ म्युनिसिपल टैक्स है क्या? है। लेस क्या कर दो? म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड कितने? 20,000, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे क्या माना जाएगा हमारा? NAV। NAV बताइए। 2,00,000, और इस साइड में 2,31,000, 231, ठीक है। इस साइड में 231। मैं यहां तक निकालता हूं, उसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि 24A देंगे, 24B देंगे, IHP आ जाएगा। उसमें कोई मुझे ज्यादा रोल प्ले है नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना चाहिए। मैंने कहा सी पार्ट मतलब कुछ सालों के बाद रिकवर हुआ। सी पॉइंट समझ में आया? मैं बता देता हूँ। और ये पॉइंट कराना बहुत जरूरी था, बुक में नहीं दे रखा इलिस्ट्रेशन में, लेकिन कराना बहुत जरूरी था। और इसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है स्टडी के जर्नी में कि कंफ्यूजन होता है, ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम स्किप करते हैं, छोड़ यार जाए। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आएगा तो 4-5 नंबर कटेंगे, हटा इसे, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, तो अब इसके अंदर क्या है, मैं 2 साल का फिर से इसके अंदर बनाता हूं, ठीक है। सेम क्वेश्चन पॉइंट ए और पॉइंट बी के हिसाब से लेके करना है, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट कर देता हूं, पॉइंट ए के हिसाब से भी और पॉइंट बी के हिसाब से। ऑल्दो मैं यहाँ पे FR वगैरह नहीं लूंगा, मान लेते हैं सेम ही रेंट रहा और सिचुएशन सेम ही रहा, ठीक है ना, कोई बदलाव था नहीं। या फिर चलो मैं बोल देता हूं कि रिकवर फ्रॉम टेनेंट असेसमेंट ईयर 27-28 एक्चुअल रेंट 23,000 पर मंथ। मैंने एक चीज बदलाव कर दिया, क्योंकि पहले की सिचुएशन में
5 महीने आपके दूसरे किराएदार थे और 7 महीने दूसरे किराएदार। तब मैंने बोला भैया क्योंकि साल बदल दिया तो वहां पे सभी ने इतना ही रेंट दिया। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेड रेंट देखूं तो कोई बदलाव होगा नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट जो होने वाला है वो तो 2.4 लाख ही होगा, 2.4 लाख। अब हम इसके एक्चुअल रेंट से कंपैरिजन करेंगे और जो एक्चुअल रेंट होगा वो कितना होगा, 23,000। 23,000 इंटू में 12 कितने हो जाएंगे, 2,73,000, 276। तो नाउ हमारा जो जीएवी माना जाएगा क्या आएगा, जीएवी 276। जीएवी क्या आएगा, 276। अब इसमें से हमें माइनस करना है, दैट इज एमटी। एमटी सवाल में हमें क्वेश्चन में 20,000 गिवन है, वही 20,000 माइनस कर देंगे। ये आ गया हमारा एनएवी। अब इसके बाद माइनस क्या करोगे, मैं पूरा निकाल दूं। 24A 24B तो है ही नहीं और ऑलरेडी हम सीख चुके हैं 24B, है ना। तो 30% निकालिए, इसका क्या बनता है, ये कितने परसेंट होता है 24A में, दैट इज 30%। इसको कौन सा डिडक्शन कहते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जब ये माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक वैल्यू जिसको IHP बोल देंगे, IHP। तो जो ये वैल्यू मिलेगा क्या बन रहा है हमारा, 179, ठीक है, 179,200 की वैल्यू। अब क्योंकि इसको अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, कितने महीने का रिकवर हुआ है बताओ, 2 महीने का था, वो रिकवर हो गया। तो अब मैं लास्ट में ना ऐड कर दूंगा अनरियलाइज रेंट। और जब मैं रेंट को ऐड करूंगा तो मैं कितने परसेंट ऐड करूंगा, 70%। कितने परसेंट, 70%। तो 2 महीने का देखा जाए तो ए केस के अंदर, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। ए केस के अंदर देखा जाए तो 42,000 का कितने परसेंट, 70%। 42,000 का 70%। और अगर मैं ये अनरियलाइज रेंट बी केस के लिए निकालूं, मैंने ए के लिए बताया, तो बी केस के लिए अगर देखा जाए 2 महीने का मिला है, लेकिन अब हमें यहां पे पता है कितना लेना पड़ेगा, कितने लेने पड़ेंगे, 21,000 का 70%। कितने हो गए, 14,700। अब बच्चों का कंसर्न आएगा कि सर उसने तो 2 महीने के रिकवर किए हैं, तो अनरियलाइज रेंट कितने महीने के हुए सर, 2 महीने के। मैंने बात तो सही है तुम्हारे, 2 महीने। तो ये वाली पॉइंट में तो हमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इस पॉइंट में यहां पे क्यों आपने 1 महीने का लिया, क्योंकि भाई जो हमारा बी पार्ट है ना, उसमें ऑलरेडी वो 11 महीने का रेंट पेड कर चुका था। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 11 मंथ का अगर तुमने रेंट पेड ही कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे परमिशन ही पिछली बार कितने महीने का रेंट माइनस करने के लिए दिया था, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने। तो जब रिकवर होगा तो रिकवर में आप बोल रहे हो 2 महीने का रिकवर हुआ, तो मेरे भाई मुझे 2 महीने का रिकवर हो या 10 महीने का, मैं पहले बाकी के ऊपर तो टैक्स दे ही चुका हूं। तो अब जो आपको टैक्स नहीं दिया वो इनकम सिर्फ 1 ही महीने की है, तो इसलिए इस वाले केस के अंदर 21,000 पे होगा हमारा, ठीक है ना। अब इसको जाके हम फाइनली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब जो भी करेंगे तो इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगा। अब चलो एक एग्जांपल मैं पूछता हूं आपसे कि मान लो, फॉर एग्जांपल मानो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो कि अपना मकान किराए पे देता है, 2 महीने का इसे रेंट मिल जाता है और 10 महीने का रेंट जो होता है अनरियलाइज रेंट है। 10 महीने का मिला नहीं, किराएदार लेके भाग गया भाई। अब इनकम टैक्स ऑफिसर इसके बाद से मिस्टर एक्स की बातों से डिसएग्री कर जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है इसकी बातों से क्या कर जाता है, हमारा डिसएग्री कर जाता है, भाई ऐसा तो होगा नहीं, हम नहीं मानते। और इसने कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लिया। तो ऐसे सिचुएशन में इसको तो भैया अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो ये जो टैक्स पेड करेगा वो टैक्स किस पे पेड करेगा भाई, सीधा 12 महीने पे। मान लेते हैं कि अगर 20,000 रुपये महीने का किराया रहा तो उसे जो टैक्स पेड करना होगा 20,000 इंटू में
12 करके पूरा इस पे पेमेंट करना होगा, दैट इज 240। कितने हो जाएंगे हमारे? 2,40,000। कितने हो जाएंगे? 240। अब मेरे भाई 240 हो गए, समझ में आए? इस पे इसने टैक्स पे कर दिया। ठीक 2 साल बाद या 1 साल बाद इसको जो रेंट 10 महीने का नहीं मिला था वो रिकवर हो जाता है। अगले साल क्या होता है? रिकवर हो जाता है। तो 1 साल या 2 साल के बाद जब ये रेंट रिकवर होगा 10 महीने का, तो क्या हम अनरियलाइज रेंट मान करके ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? उसको तो रिकवर हो गया है, क्योंकि वो पहले ही उस पर टैक्स दे चुका है। समझे? ये पॉइंट यहां पे है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? सर एक क्वेश्चन और करवा दो, क्लियर हो जाएगी। तमन्ना क्वेश्चन देखो इसके अंदर बुक में है नहीं, अब 10 ईयर के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके बीच में आएंगे क्वेश्चन। जी मेरा सिंपल सा कहना था इसमें कि जब अनरियलाइज रेंट होगा, तो जब अनरियलाइज रेंट, आपको 2 चीजें देखनी होती है कि अनरियलाइज रेंट हुआ तो उस टाइम पे कितने मंथ का परमिशन दिया गया था माइनस करने के लिए, और रिकवर जब हो रहा है तो जितने मंथ का आपको परमिशन दिया गया था माइनस करने के लिए उतने महीने का ही आप रिकवरी में ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मान लेते हैं आपको परमिशन दिया ही नहीं गया, तो जितना रिकवर था वो सारा आपका मतलब ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ चीजें छोड़ी नहीं वहां पे। तो आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था? एरियर ऑफ अनरियलाइज रेंट। एरियर ऑफ अनरियलाइज रेंट और दूसरा क्या था? एक एरियर रेंट। एक एरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या था कि जब मकान मालिक अपने किरायादार से करंट मंथ का रेंट तो ले ही रहा है, बैक डेट से करंट मंथ का मान लेते हैं 10,000 है, तो 10,000 के रेंट को उसने कर दिया भैया 12,000 किराया हो गया। लेकिन 12,000 आज से नहीं, बैक डेट से वो 12,000 लेगा, तो बैक डेट से जो 2,000 एक्स्ट्रा लेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एरियर ऑफ रेंट। और अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने किराए पे मकान दिया, किराएदार रह रहा था, लेकिन मेरे 2-4 महीने के रेंट लेकर चला गया, और इवन दो कई बार तो ऐसा भी होता है कि किराएदार सामान भी छोड़ जाते हैं और वो लेकर चला गया, तो वो जो रेंट मुझे नहीं रिकवर हो पाया, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट कहा जाएगा। इसके अंदर रूल नंबर 4 फॉलो होना बहुत जरूरी है कि तभी आपको इस अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट मिलता है। अगर आपने कंप्लेंट किया हो, अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो, और वो जो आपका रेंट नहीं दे रहा किसी दूसरे प्रॉपर्टी के अंदर ना रहता हो आपके, ठीक है ना, और आपने सारे पॉसिबिलिटी जितने कर सकते थे आपने कर लिया, तभी आपको एरियर का बेनिफिट मिलेगा। जब रिकवरी होगा अरियर का या अनरियलाइज का, तो क्या करना है? लास्ट में सीधा 70% क्या करना है आपको? एड ऑन कर देना है, सीधा 70% एड ऑन कर देना। ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा ये था। अब मैं आपको कुछ होमवर्क अगर दूं तो 1 से लेके 5 तक, 1 to 5 आपके 10 ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क में। होमवर्क में क्या रहेंगे आपके? 1 to 5 क्वेश्चन। 10 ईयर आपने अगर बाय नहीं किया तो बाय कर लीजिएगा। 1 से लेके 5 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं होमवर्क में 10 ईयर के, और इसके क्वेश्चंस के हालांकि आंसर भी गिवन है, फिर भी मैं एक बार वीडियो बना के कराऊंगा।